शुरुआत में मुझे लगता था कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, जैसा कि बच्चों के साथ होता है। जब हम डॉक्टर को देखते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छा लगता है कि डॉक्टर ये काम कर रहा है, डॉक्टर हमको ठीक कर रहा है। फिर मुझे लगता था कि मुझे जज बनना चाहिए। मैं सोचता था कि जज बन जाऊंगा और मैं सारे लोगों को, जो गलत लोग हैं, उनको सजाएं दे दूंगा, उनको जेल भेज दूंगा। फिर मुझे बाद में लगा कि नहीं, पुलिस बनना चाहिए। पुलिस की नौकरी अच्छी होती है क्योंकि पुलिस ही काम करेगी, तब जज का काम शुरू होता है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़े, देखा कि सिविल सर्विसेज जो है वो हमको दोनों मौके दे सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन जाने का भी और पुलिस में जाने का भी। फिर हमने तैयारी शुरू करी। बचपन मेरा एक छोटे से शहर फर्रुखाबाद के मुख्यालय फतेहगढ़ में बीता, और वो ज़माना था जब हर चीज़ बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध थी। मैं एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ जहाँ पे चीज़ों की उपलब्धता बहुत कम थी। मैं ये कह सकता हूँ कि नीड्स जो थी वो तो मेरी पूरी हो जाती थी, लेकिन नीड्स से थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ें, जो वांट्स होती थी या उन दोनों के बीच की कोई चीज़ होती थी, वो पूरी होना मुश्किल होती थी। हमेशा ये जद्दोजहद रहती थी कि क्या, कैसे, कब होगा। यहाँ तक कि ज़रूरत की चीज़ें भी ख़रीदने के लिए कुछ वक्त देना पड़ता था, समय देना पड़ता था, सोचना पड़ता था ख़रीदें ना ख़रीदें। तो आर्थिक रूप से ये स्थिति थी। हालांकि पढ़ाई लिखाई संबंधित और अपने खान पान रहन सहन से संबंधित कोई भी दिक्कत हमको कभी नहीं हुई। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे स्कूल हम पैदल जाते थे, और वो पैदल स्कूल जाने के लिए हमको कभी कभी लगता था कि एक साइकिल होती और उस साइकिल से हम लोग स्कूल जाते। तो साइकिल भी मिली, लेकिन जब मैंने 9th कर लिया तब जाके एक साइकिल मिली थी हमको। किसी ने दिलवाई मुझे, हमारे रिश्तेदारों ने। मुझे कई बार लगता था कि एक घड़ी एक होनी चाहिए जिसमें समय देख सकें। ये कोई फैशन की बात नहीं थी कि कलाई पे घड़ी होनी चाहिए, ये ज़रूरत की बात थी। तो मैं इसे नीड ही मानूँगा। लेकिन घड़ी ख़रीदने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। तो हमारे बड़े भाई हैं राजीव भाई साहब, उन्होंने जो है वो ये कहा कि अगर तुम्हारी दो विषयों में डिस्टिंक्शन आ जाए 10th में, तो मैं तुम्हें घड़ी दिलाऊंगा। और 10th का जब रिज़ल्ट आया तो मेरा एक ही विषय में डिस्टिंक्शन आई, तो मैं निराश हो गया। लेकिन उन्होंने फिर भी घड़ी दिलवाई हमको, और वो घड़ी मेरे पास बहुत लंबे समय तक रही। तो इस तरह से चलता था जीवन, और हम लोग अपने परिवार के, रिश्तेदारों के सहारे और सब मिल के अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई बहुत बड़ी समस्या हो, बहुत बड़ी दिक्कत हो। कभी कोई मदद करता था, कभी कोई मदद करता था। इस तरह से जीवन चलता रहा। मेरी स्कूल एजुकेशन जो शुरू हुई वो फतेहगढ़ में आनंद मार्ग स्कूल होते थे, उनसे शुरू हुई थी, लेकिन वो बंद हो गए। और उसके बाद हमारा एडमिशन कराया गया सेंट पीटर्स प्रिपरेटरी स्कूल फर्रुखाबाद में। वहाँ मैंने 5th तक किया। उसके बाद 6th में एडमिशन मेरा हुआ केंद्रीय विद्यालय फतेहगढ़ में, जहाँ मैंने 12th तक एजुकेशन पूरी की। केंद्रीय विद्यालय में जो है 10th करने के बाद 11th में एडमिशन केवल उन बच्चों को मिला था जिनको फर्स्ट डिवीज़न आई थी 10th में, और ऐसे मुझ जैसे चंद बच्चे ही थे। तो मैंने 11th और 12th दोनों फतेहगढ़ केंद्रीय विद्यालय से किया। एजुकेशन में मैं शुरू से अच्छा था और अपने क्लास में हमेशा टॉप 3 में रहता था। हालांकि एक बात मैं कहूँगा कि मुझे स्कूल कभी अच्छा नहीं लगा, और मुझे स्कूल जाना भी कभी नहीं अच्छा लगा।
उसका कारण एक था कि मैं इंट्रोवर्ट था और मुझे स्कूल में जो और एक्टिविटीज़ होती तो उनमें पार्टिसिपेट करने का भी मन नहीं करता था कभी भी। हाँ, इस तरह से एजुकेशन चलती रही और 12th में भी मैंने फर्स्ट डिवीज़न हासिल किया और वहाँ भी मेरी 3rd पोजीशन थी पूरे अपने स्कूल में। 10th में भी ऐसे ही था, पीछे के सारे क्लासेस में ऐसे ही रहा। इसके बाद मैं चला गया लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीएससी करने के लिए और बीएससी मैंने पीसीएम से किया। उन दिनों मेरा साहित्य के प्रति रुझान ज़्यादा हो गया और मैं लिखने लगा मैगज़ीन्स में, अखबारों में, आकाशवाणी में भी मेरा जुड़ाव ज़्यादा हो गया। तो इससे थोड़ी सी पढ़ाई प्रभावित हुई। जब रिज़ल्ट आया तो मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं था और मुझे बहुत धक्का लगा और फिर मैंने जम के तैयारी करना शुरू किया और सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी की। एमबीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम से, सीडीएस था, आकाशवाणी का कुछ रिक्रूटमेंट था, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव का, ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव का, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए मैंने तैयारी की और सारे एग्ज़ाम्स मैंने पहले अटेम्प्ट में क्लियर किए। सीडीएस में मेरा हुआ, आकाशवाणी में मेरा हुआ सिलेक्शन, एमबीए में मेरा सिलेक्शन हुआ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए और मैं इस तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया और वहाँ से मैंने एमबीए किया। सपने सभी देखते हैं और सपने देखना लाजमी भी है, क्योंकि सपने ही हैं जो हमको जीवंत बनाए रखते हैं, हमारा हौसला बढ़ाए रखते हैं, हमको जीवन में दिशाएं देते हैं। लेकिन केवल सपना देखना ही काफ़ी नहीं है, उन सपनों को साकार भी करना पड़ेगा और साकार करने के लिए हमको चाहिए मेहनत करना, हमको लक्ष्य निर्धारित करने पड़ेंगे, हमको उस तरफ चलना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने एक शेर कहा था कि जागती आँखों में कुछ ख्वाब सजाए रखना, जागती आँखों में कुछ ख्वाब सजाए रखना, हौसला उनको निभाने का बनाए रखना। तो अगर आपने सपने देखे हैं तो उनको पूरा कीजिए, वरना सपने केवल सपने हैं और आपके जीवन में कोई परिवर्तन लाने के लायक नहीं है वो। प्यार के बारे में क्या कहें, प्यार तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे कि महाग्रंथ रचे गए हैं और मेरा एक शेर है कि आदिकाल से सभी मनीषी सोच में हैं, आदिकाल से सभी मनीषी सोच में हैं, कितने भेद छुपे हैं ढाई आखर में। प्रेम के बहुत सारे रूप हैं, माता पिता का प्रेम है, भाई बहन का प्रेम है, परिवार में रिश्तेदारों का प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है और आपका प्रेम है जो प्रेमिका से आपको मिलता है। मैं समझता हूँ कि जिसके जीवन में प्रेम नहीं है उसका जीवन जीवन नहीं है और प्रेम आपको कुछ भी कहीं से कहीं तक पहुँचा सकता है, चाहे वो प्रेमिका का प्रेम हो, चाहे परिवार में किसी का प्रेम हो, चाहे माता पिता का प्रेम हो, चाहे वो ईश्वर से प्रेम हो। शुरुआत हम लोग जो हैं वो हमेशा सांसारिक प्रेम से करते हैं, लेकिन लोग जो हैं वो जो अच्छी आत्माएं हैं वो ईश्वरीय प्रेम तक पहुंचती हैं, वो आत्मा तक पहुंचती हैं और तब वो मोक्ष प्राप्त करती हैं उस प्रेम के माध्यम से। पैसा जो है वो जीवन में सब कुछ तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। पैसे के बिना संसार में जीवन जीना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड एक थ्योरी है जिसमें जो शुरुआत होती है जो नीड्स की, वो फिजियोलॉजिकल नीड्स से होती है, सिक्योरिटी नीड्स हैं। तो ये नीड्स सारी आपकी पूरी होती हैं पैसे से। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, ये सारी की सारी आपकी पैसे से पूरी होती हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जब आप पहुंचते हैं तब पैसा पीछे छूट जाता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। आपको अच्छा जीवन जीने के लिए, आपको समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए, मैं तो कहता हूँ यहाँ तक प्यार को प्राप्त करने के लिए, प्यार को पाने के लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत है। सिर्फ माँ बाप का प्यार ऐसा होता है जो बिना पैसे के मिलता है, बाकी किसी का भी प्यार शायद बिना पैसे के नहीं मिलता। अगर वो मूल चीज़ नहीं है, अगर वो प्राथमिक नहीं है, तो सेकेंडरी ज़रूर है।
पहला कंसिडरेशन आपका व्यवहार ज़रूर है, लेकिन उसके बाद आपको पैसे की ज़रूरत है। जीवन को जीने के लिए पैसे की ज़रूरत है। पैसा जब नहीं होता है तो बहुत सारी बुराइयों को जन्म देता है। पैसा जब ज़्यादा होता है तो भी बहुत सारी बुराइयों को जन्म देता है। हमको चाहिए वो ऑप्टिमम पैसा, जहाँ पे हम जीवन अच्छी तरह से जी सकें। मेरा मानना ये है कि बहुत लंबे समय तक, बहुत 7 पीढ़ियों की बात सोचने की ज़रूरत हमको नहीं है। हमको ये चाहिए कि हमारा परिवार, हमारे जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएं। हम लोगों की समाज में किसी की मदद कर सकें, किसी की हेल्प कर सकें, उतना अगर सामर्थ्य है तो और अच्छा है। लेकिन संचय के बारे में मैं बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। धन संचय सीमित मात्रा में किया जाना ज़रूरी भी है, लेकिन अधिक संचय की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना है कि पैसा तभी अच्छा है, तभी उसका अर्थ है जब उसका उपयोग हो, सदुपयोग हो। पैसे को तिजोरी में रखने वाली चीज़ नहीं है, पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। अगर मैं याद करूं, बचपन में चूँकि मेरे पिताजी वकील थे और मेरे ताऊ जी पुलिस में थे, इंस्पेक्टर, तो और भाई लोग थे पुलिस में। एक परिवार में सभी जगह सभी लोग जो हैं वो सरकारी सेवाओं में थे, ख़ासतौर से पुलिस में बहुत लोग थे। शुरुआत में मुझे लगता था कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, जैसा कि बच्चों के साथ होता है। जब हम डॉक्टर को देखते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छा लगता है कि डॉक्टर ये काम कर रहा है, डॉक्टर हमको ठीक कर रहा है। फिर मुझे लगता था कि मुझे जज बनना चाहिए। मैं सोचता था कि जज बन जाऊंगा और मैं सारे लोगों को, जो गलत लोग हैं, उनको सजाएं दे दूंगा, उनको जेल भेज दूंगा। फिर मुझे बाद में लगा कि नहीं, पुलिस बनना चाहिए। पुलिस की नौकरी अच्छी होती है, क्योंकि पुलिस ही काम करेगी तब जज का काम शुरू होता है। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़े, देखा कि सिविल सर्विसेज जो है वो हमको दोनों मौके दे सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन जाने का भी और पुलिस में जाने का भी। तो हमने, हमारे बड़े भाई थे राजीव यादव साहब, वो जो हैं तैयारी करते थे सिविल सर्विसेज की। उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि ये इस तरह से ये एग्ज़ाम्स हैं, इसके लिए ये पढ़ाई आपको करनी है। फिर हमने तैयारी शुरू करी। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, MBA किया, उस समय प्राइवेट सेक्टर में लोगों का जाने का चार्म था। और हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर का, हम जैसे जो पिछड़े वर्ग से और पिछड़े समाज से जो लोग आते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि जब हम MBA कर रहे थे तो उस समय ऐसे लोग, हमारे दोस्त थे, जिनके परिवार में लोग या तो बिजनेसमैन थे या प्राइवेट सेक्टर में थे। तो उनके साथ रह के थोड़ा सा मुझे भी लगता था कि प्राइवेट सेक्टर में ये है, प्राइवेट सेक्टर में पैसा है, वो सब चीज़ें हैं। तो एक बार को झुकाव मेरा भी हुआ और मैंने शुरुआत में प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन भी किया। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ मेरी उपयोगिता नहीं है, यहाँ मैं अपना जो बेस्ट है वो नहीं दे पाऊँगा। और वो बेस्ट क्या है, वो मैं चाहता था कि समाज के लिए मैं कुछ कर सकूँ, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। तो फिर मैंने अपनी सिविल सर्विसेज तैयारी शुरू करी और एम तो वही था कि सिविल सर्विसेज में हो, UPSC क्रैक करें। इसी बीच हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने एक दिन ला के दिया एक फॉर्म, और मैंने जब वो देखा तो मैंने कहा ये क्या है। उन्होंने बताया कि ये नौकरी निकली है, UPSC से होना है, तुम भर दो इसको। तो मैंने बड़े अनिच्छा से उनके कहने पे वो फॉर्म भर दिया। और उसके बाद एग्ज़ाम देने मैं इलाहाबाद में उनके साथ में ही गया था। उनका तो नहीं हुआ, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया इसमें। और जब इसमें सिलेक्शन हो गया तब मैंने पता किया कि इस नौकरी में क्या है, ये नौकरी कैसी है। मुझे पता लगा कि इस नौकरी में सब कुछ है जो मुझे चाहिए था। ये पहली बात ये कि सरकारी होते हुए भी ये मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके काम करने के तरीके मॉडर्न हैं। और उससे भी बढ़कर
जो बात मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि ये एकमात्र शायद ऐसे कुछ चंद और ऑर्गेनाइजेशंस होंगे गवर्नमेंट में जिनमें आपको दोनों चीज़ें मिलें, एक तो सेवा और दूसरा आपको रेगुलेटरी अथॉरिटी। यहाँ आप नियंत्रक भी हैं, आप कानून का अनुपालन भी कराते हैं और आप सेवा भी करते हैं। और वो सेवा करते हैं उन लोगों का, उन करोड़ों मज़दूरों का, उन मज़दूरों की सेवा करते हैं जो निजी क्षेत्र में या अर्ध सरकारी क्षेत्र में लोग काम करते हैं। तो उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो हम काम करते हैं, जो नियमों का अनुपालन कराते हैं, वो एक तरह से नियंत्रक प्राधिकारी भी हैं हम, और सेवा भी कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें गवर्नमेंट में मिलना बहुत मुश्किल है। तो इस लिहाज से मैं देखता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत संतुष्ट भी पाता हूँ। दूसरी बात ये कि मैं सोचता हूँ कि सिविल सर्विसेज मैंने जो महसूस किया इतने दिनों में, यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है उसमें टॉप की 3-4 नौकरी छोड़ दें तो बाकी किसी भी नौकरी से मैं अपने जॉब को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छा पाता हूँ। जहाँ जॉब सेटिस्फेक्शन है, जहाँ हम दोनों काम कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट के जो सॉवरेन फंक्शंस हैं उनको भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि यद्यपि मैं अनजाने में यहाँ आ गया लेकिन सही जगह आ गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एवरी बॉल फाइंड्स इट्स होल। हर व्यक्ति अपनी सही जगह पे पहुँच जाता है। तो शायद मैं भी सही जगह आ गया हूँ। आई एम हैप्पी। ये सवाल अच्छा है और मैं भी सोचता हूँ कि मैं क्या करता अगर इस नौकरी में नहीं होता। मेरे पास ऑप्शंस थे। मेरे पास पहला ऑप्शन तो था प्राइवेट सेक्टर का। मैंने एमबीए किया था, प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी किया था, मैं वहाँ जा सकता था। बिज़नेस का भी कुछ इरादा था मेरा, मैं बिज़नेस भी कर सकता था। लेकिन मैं शायद ये दोनों ना करता और मैं लेखन और पत्रकारिता में जाता, जो मेरे दिल का काम है, जो मेरे मन का काम है। और वहाँ भी नौकरी नहीं करता मैं, वहाँ भी स्वतंत्र काम करता मैं अपना। आज भी मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियाँ ना हों तो मैं ये नौकरी भी छोड़कर लेखन और सिर्फ लेखन में काम करूँगा। हालांकि मैं इस समय भी जब भी थोड़ा वक्त मिलता है अपने इस नौकरी से, अपने परिवार से, तो कुछ लिखता हूँ। पहले तो मैं लेख बहुत लिखता था लेकिन अब मैं गज़ल आजकल कह रहा हूँ, गज़ल लिख रहा हूँ मैं। और मेरी एक किताब भी आई है, उसी के नाम अभी ये प्रकाशित हुई है। इसी का उर्दू में भी ये पुस्तक निकली है। मैंने इन दोनों उर्दू भी सीखी, उर्दू में लिखना भी सीख लिया मैंने, लिखना पढ़ना। और इससे पहले एक किताब संपादित भी की थी मैंने इज़्तिराब के नाम से। इसमें हमारे जैसे ही जो सिविल सर्विसेज में लोग हैं और जो बहुत अच्छी गज़ल कहते हैं, उनकी गज़लें हैं इसमें। तो ये पुस्तकें हैं और मैं कुछ ज़्यादा लिखता, कुछ बेहतर लिखता, आर्टिकल्स भी लिखता, पत्रकारिता भी करता, अपने मन का काम करता। जीवन में बहुत सारे लोगों ने मुझे सहारा दिया, बहुत सारे लोगों ने मुझे शिक्षाएं दी और प्रेरणाएं दी। किसी एक का नाम लेना हालांकि मुश्किल तो है, लेकिन अगर ज़रूरी है तो मैं शुरुआत करूंगा अपने माता पिता से, उसके बाद मेरे ताऊ जी श्री सोबरन सिंह जी, उनके बेटे मेरे भाई राजीव यादव जी, मेरे मौसा जी श्री दंगल सिंह यादव जी, मेरी मौसी श्रीमती सुधा जी, जिन लोगों ने जीवन में मुझे हमेशा ये प्रेरित किया कि कुछ करना है, तुमको कुछ पढ़ना है, कुछ काम करना है। और ये भी शिक्षाएं दी कि केवल अपना करना ही काफ़ी नहीं है, केवल अपने लिए ही नहीं, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए भी। तो इन लोगों का मैं हमेशा ऋणी रहूँगा
जिन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया और आज भी करते हैं, उनकी स्मृतियाँ जो हैं वो मुझे आज भी प्रेरित करती हैं। वन कोट्स तो बहुत सारे हैं जिन्होंने जीवन को आगे बढ़ाने में मदद की है, जिनसे मैंने सीखा है और जिनको माना है, जिनको अपने जीवन में उतारा भी है। लेकिन सबसे बड़ा कोट जो है वो गीता का है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैंने अपने जीवन में महसूस किया है कि आप अगर कर्म करते रहेंगे तो फल जो है वो अपने आप आता है। आप उसके बारे में सोचिए मत। अगर आप फल के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो आप कर्म पे ध्यान कम देंगे। आप मंजिल के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो रास्ते पे ध्यान कम देंगे। आप चलना भूल जाएंगे अगर मंजिल के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। तो आपको सोचना तो है मंजिल के बारे में, आपको मंजिल तो तय करनी है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि वो मंजिल है, मुझे वहाँ पहुँचना है। आपको काम करना है, आपको कर्म करना है। ये आपको याद रखना चाहिए कि आपको चलना है, चरैवेति। और मैंने महसूस किया कि हम काम बहुत सारे करते रहते हैं, फल उसके अनुसार नहीं मिलता है। तब हम निराश ना हो। उस समय भी ये शिक्षा काम आती है कि फल तो आपके हाथ में है ही नहीं, आपको तो केवल काम करना था। अगर मैं देखूं तो मैं महसूस करता, मैं अपने जूनियर्स को, अपने घर में परिवार में बच्चों को बताता भी हूं कि तैयारी तो मैं सिविल सर्विसेज कर रहा था, उसमें तो हुआ नहीं, इसमें हो गया। तो इसमें भी अगर हुआ है तो उसकी मेहनत की वजह से हुआ है। मैंने उसके लिए पढ़ाई की, उसके लिए मेहनत किया और वो मेहनत यहाँ काम आई। तो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, आपका कर्म कभी बेकार नहीं जाता। आपको फल मिले ना मिले, कर्म कभी बेकार नहीं जाता। सो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।